नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्विटर सत्यम पर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग संविधान के भाग 5 को पढ़ेंगे जो संघ सरकार के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, तो इससे पहले मैंने भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 इन सभी का वीडियो बना करके मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। अगर आप इन सभी भागों को एक साथ पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे इस चैनल से जुड़ करके आप उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग आज भाग 5 को पढ़ेंगे। इनसे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चनों को एक देखेंगे। ठीक है, और जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं भाग 5 के, उन सभी अनुच्छेदों को हम लोग एक बार पढ़ेंगे इस तरीके से। देखिए, ये सभी जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं इन सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है संघ सरकार अर्थात भाग 5 को। ठीक है दोस्तों, तो पहला प्रश्न बन सकता है कि संविधान का भाग 5 किससे संबंधित है। तो जब संविधान का भाग 5 है वह संघ सरकार से संबंधित है। ठीक है, संघ सरकार से संबंधित है। संघ मतलब जो सेंट्रल की गवर्नमेंट है उससे संबंधित है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि भाग 5 किस अनुच्छेद से संबंधित, किस अनुच्छेद से लेकर के किस अनुच्छेद तक है। तो जो भाग 5 है वह 52 से लेकर के अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 तक इसका जिक्र किया गया है। ठीक है, भाग 5 में अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 तक। ठीक है दोस्तों, भाग 5 के अंतर्गत कितने अध्याय आते हैं। तो भाग 5 के अंतर्गत कुल 5 अध्याय आते हैं दोस्तों। ठीक है, 5 अध्याय आते हैं। अनुच्छेद 52 किससे संबंधित है। तो ये बहुत एग्जाम पूछता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अनुच्छेद 52 किससे संबंधित है। तो भारत के राष्ट्रपति से संबंधित है अनुच्छेद 52। ठीक है, परीक्षा में पूछेगा कि राष्ट्रपति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 52 में है। ठीक है, 52 में। भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार का प्रमुख है। भारत का जो राष्ट्रपति है किस प्रकार का प्रमुख है। तो जो भारत का राष्ट्रपति है वह संवैधानिक प्रमुख है। ठीक है, संवैधानिक प्रमुख है भारत का राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा होता है। तो जो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है यह निर्वाचन मंडल के द्वारा होता है। ठीक है, और इस निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होता है। तो भारत के जो सांसद होते हैं, जैसे क्या कहते हैं, लोकसभा के सभी सदस्य, निर्वाचित सदस्य, और राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, और सभी राज्यों के जितने भी विधायक हैं, ठीक है, वो सभी राष्ट्रपति के चुनाव में क्या करते हैं, भाग लेते हैं। इन्हीं सभी तीनों को मिला करके निर्वाचन मंडल बनता है। तो कौन कौन से तीनों हैं, सभी लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, और विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य किसमें भाग लेते हैं। तो निर्वाचन मंडल में भाग लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। ठीक है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो जो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्षों के लिए होता है। ठीक, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो 5 साल का होता है। ठीक है दोस्तों, और वर्तमान समय में राष्ट्रपति कौन है। तो द्रौपदी मुर्मू जी हैं। राष्ट्रपति का चुनाव किस अनुच्छेद में है। तो जो राष्ट्रपति का चुनाव है वो अनुच्छेद 54 में दिया गया है। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के चुनाव का जिक्र किया गया है। राष्ट्रपति पद हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो अगर आपको भविष्य में राष्ट्रपति बनना है, ठीक है, तो आपके लिए जो न्यूनतम आयु होती है वह 35 वर्ष होती है। 35 वर्ष आपकी न्यूनतम आयु होनी चाहिए भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए। राष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाता है। तो जो राष्ट्रपति का शपथ होता है वह भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलवाते हैं। ठीक है दोस्तों, परीक्षा में अनेकों बार रिपीटेड है कि राष्ट्रपति का शपथ कौन दिलवाता है। तो भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति जी को शपथ दिलाता है। और मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है। तो भारत के राष्ट्रपति मतलब इनको शपथ दिलवाते हैं। तो देखा जाए तो ये उनको शपथ दिलवाते हैं और ये इनको शपथ दिलवाते हैं। राष्ट्रपति जी मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलवाते हैं और मुख्य न्यायाधीश जी राष्ट्रपति जी को शपथ दिलवाते हैं। ठीक है, तो ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया सब लोगों को। उसके बाद राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो राष्ट्रपति को अगर उसके उसके 5 साल पहले खत्म होने से पहले अगर उसको उसके पद से हटाना है तो महाभियोग कहलाता है, ठीक है।
वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो महाभियोग कहलाती है, राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया। अनुच्छेद 63 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद जो 63 है वह उपराष्ट्रपति से संबंधित है। 63 किससे संबंधित है? तो उपराष्ट्रपति से। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो संसद के दोनों सदस्य करते हैं, ठीक है, संसद के दोनों सदस्य, अर्थात लोकसभा के सभी सदस्य और राज्यसभा के सभी सदस्य मिलकर के उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, और राज्यों के विधायक लोग इस उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, ठीक है। और राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय मत पद्धति के अनुसार होता है, ठीक है दोस्तों। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो इनका भी जो कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है। उपराष्ट्रपति का भी कार्यकाल 5 वर्षों के लिए होता है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद भारत का वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख कौन होता है? तो भारत का जो वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख होता है वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। भारत के प्रधानमंत्री क्या होते हैं? भारत के वास्तविक कार्यपालिका के प्रमुख कहलाते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति जी करते हैं, ठीक है दोस्तों। अनुच्छेद 74 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 74 जो है वो मंत्रिपरिषद से संबंधित है, मंत्रिपरिषद से संबंधित है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व किसके प्रति होता है? तो मंत्रिपरिषद का जो सामूहिक उत्तरदायित्व होता है वो लोकसभा के प्रति होता है, ठीक है दोस्तों। तो लोकसभा के प्रति होता है। भारत का वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो भारत के वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख होता है आपका प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं। और अनुच्छेद 74 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 74 जो है मंत्रिपरिषद से संबंधित है। और मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व किसके प्रति होता है? तो मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व लोकसभा के प्रति होता है दोस्तों, ठीक है, लोकसभा के प्रति होता है। अनुच्छेद 79 किससे संबंधित है? ये एक बार परीक्षा में पूछा है, अनुच्छेद 79। तो अनुच्छेद 79 जो है संसद से संबंधित है, ठीक है। भारत में एक संसद होगा, वो किससे संबंधित, किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो वो कहा गया 79 में कहा गया है। संसद में कितने सदन होते हैं? तो संसद में 2 सदन होते हैं। पहला है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा और एक राष्ट्रपति। इन तीनों को मिला करके संसद का निर्माण होता है, ठीक है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों को मिला करके संसद का निर्माण होता है, ठीक है दोस्तों। पहले कोई बिल अगर आता है तो पहले वो लोकसभा में जाएगा, फिर राज्यसभा में जाएगा, फिर राष्ट्रपति अगर सिग्नेचर करते हैं, मोहर लगा देते हैं तो फाइनली कानून बन जाता है, ठीक है। या फिर वो राज्यसभा में आए या फिर लोकसभा में आए, फिर वो राष्ट्रपति के पास जाए। इन तीनों से होकर के कोई भी बिल जाता है तब जाके वो कानून बनता है, दोस्तों, ठीक है। अब आते हैं अगले स्लाइड पर। राज्यसभा को क्या कहा जाता है? राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, पढ़े लिखों का सदन कहा जाता है, ठीक है, बुद्धिजीवियों का सदन कहा जाता है राज्यसभा को। लोकसभा को क्या कहा जाता है? तो लोकसभा को निचला सदन कहा जाता है, ठीक है, निचला सदन कहा जाता है। और राज्यसभा का जिक्र किसमें है? तो अनुच्छेद 80 में कहा जाता है और लोकसभा का 81 में किया गया जिक्र, ठीक है दोस्तों। राज्यसभा में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? तो राज्यसभा में अधिकतम सदस्य 250 हो सकते हैं और लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो 552 सदस्य किसमें हो सकते हैं? लोकसभा में हो सकते हैं। लोकसभा में अधिकतम सदस्य, ठीक है, 552 हो सकते हैं। उसके बाद लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो जो लोकसभा का कार्यकाल होता है वो 5 वर्षों के लिए होता है। और राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्षों के लिए होता है दोस्तों। राज्यसभा के 1/3 सदस्य कब सेवानिवृत्त होते हैं? तो हर 2 वर्षों में ये लोग निवृत्त होते हैं, सेवानिवृत्त होते हैं, मतलब रिटायर हो जाते हैं। राज्यसभा के 1/3 सदस्य हर 2 साल पे क्या होते हैं? सेवानिवृत्त हो जाते हैं, यानी रिटायर हो जाते हैं, ठीक है दोस्तों। राज्यसभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन होते हैं? तो राज्यसभा का जो अस्थायी अध्यक्ष होता है वो उपराष्ट्रपति होता है, राज्यसभा का अस्थायी अध्यक्ष, ठीक है दोस्तों। राज्यसभा के उपाध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? राज्यसभा के उपाध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो राज्यसभा करती है अपने, ठीक है, अपने राज्यसभा के उपाध्यक्ष का चुनाव राज्यसभा करती है। लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा करती है, ठीक है दोस्तों। और जब राष्ट्रपति इन दोनों का, लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त बैठक बुलाता है, अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक बुलाता है, ठीक है, तो
उसकी जो अध्यक्षता करते हैं वो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। ठीक है दोस्तों, लोकसभा के अध्यक्ष को किस नाम से जाना जाता है? तो जो लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उनको स्पीकर के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो लोकसभा के अध्यक्ष को क्या करते हैं? स्पीकर के नाम से जाना जाता है। लोकसभा के उपाध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो लोकसभा के उपाध्यक्ष का चुनाव लोकसभा करती है। उपाध्यक्ष का चुनाव लोकसभा करती है। ठीक है, मनी बिल किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? तो जो मनी बिल होता है, धन विधेयक होता है, वो केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, वो किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? तो लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। वित्त विधेयक किसकी अनुमति से पेश किया जाता है? जो वित्त विधेयक होता है वह राष्ट्रपति की अनुमति से ही प्रस्तुत किया जाता है, यानी पेश किया जाता है। और मनी बिल किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? तो केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। संसद का सत्र कितने अंतराल पर होना चाहिए? ठीक है, कोई भी संसद का अगर सत्र चल रहा है तो उसमें लगभग 6 महीने से अधिक का गैप नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अधिकतम अंतराल जो होना है वो 6 महीने का हो सकता है। ठीक है दोस्तों, 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। संसद का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा बुलाया जाता है? तो अभी पता है आपको, संसद का जो संयुक्त अधिवेशन होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है अनुच्छेद 108 के तहत। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। ये बताएं आपको। राज्यसभा को भंग किया जा सकता है या नहीं? तो राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है, सिर्फ लोकसभा को ही भंग किया जा सकता है। राज्यसभा के सदस्य हर 2 साल पे क्या होते हैं? 1/3 लोग रिटायर हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, 1/3 सदस्य क्या होते हैं? रिटायर हो जाते हैं। बताएं आपको। तो हर राज्यसभा के 1/3 सदस्य कब से निवृत्त होते हैं? तो हर 2 साल पे निवृत्त हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। राज्यसभा को भंग किया जा सकता है? तो राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। इसके 1/3 सदस्य हर 2 साल पे रिटायर होते हैं। इसको दिमाग में बैठा लीजिए, अनेकों बार परीक्षा में पूछता है। और राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्षों के लिए होता है। लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास है? तो लोकसभा को भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। और राष्ट्रपति किसके कहने पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं? तो वो प्रधानमंत्री के कहने पे लोकसभा को भंग कर सकते हैं। संसद का विशेषाधिकार कौन सा है? संसद का विशेषाधिकार कौन सा है? तो वाद विवाद में स्वतंत्रता। ठीक है, संसद का विशेष अधिकार होता है कि लोग एक दूसरे से तर्क करते हैं। ठीक है, कि ये काम हमने किया है तो आपने इस काम को कितने अच्छे ढंग से किया है, आप इसको बताइए। ठीक है, एक दूसरे से तर्क वितर्क करते हैं कि कौन कितना अच्छा कार्य कर रहा है और किसको क्या कार्य करना चाहिए और किस तरीके से करना चाहिए। इन सभी डिस्कशन किसमें होता है? तो संसद में होता है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कब होती है? ठीक, परीक्षा में पूछता है कि दोनों की संयुक्त बैठक कब हो सकती है? तो जब किसी भी विधेयक को लेकर के आपस में मतभेद होता है, जब किसी भी विधेयक को लेकर के आपस में मतभेद होता है, तब जाकर के राष्ट्रपति जी अनुच्छेद 108 के तहत दोनों सदनों का संयुक्त बैठक बुलाते हैं दोस्तों। ठीक है, संसद में कितने प्रकार के बिल होते हैं? संसद में कुल 1, 2, 3, 4 प्रकार के बिल होते हैं। एक सामान्य बिल होता है, एक मनी बिल होता है, एक वित्तीय विधेयक होता है और एक संवैधानिक संशोधन बिल होता है। ठीक है दोस्तों, लोकसभा में न्यूनतम कितने सत्र होते हैं? तो लोकसभा में न्यूनतम 2 सत्र हो सकते हैं। ठीक है, 2 सत्र हो सकते हैं न्यूनतम। ठीक है, वैसे होने के लिए कितने सत्र होते हैं? 3 सत्र होते हैं। मानसून सत्र, ग्रीष्मकालीन सत्र और एक होता है आपका सर्द सत्र, मतलब ये ठंडियों में होता है। ठीक है, शीत सत्र कहा जाता है उसको। संसद का सचिवालय किसके अंतर्गत आता है? जो संसद का सचिवालय होता है वो संसद के अधीन होता है। ठीक है, संसद का सचिवालय किसके अंतर्गत आता है? तो संसद के अधीन होता है और यह संसद के अधीन होता है। राज्यसभा को किस नाम से जाना जाता है? तो राज्यसभा को अस्थायी सदन कहा जाता है। अस्थायी सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसको कभी भंग नहीं किया जा सकता। ठीक है दोस्तों, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? अस्थायी सदन कहा जाता है। और अस्थायी सदन कौन कहलाता है? तो लोकसभा को अस्थायी सदन कहा जाता है क्योंकि इसको भंग किया जा सकता है। लोकसभा का प्रथम गठन कब हुआ था? तो लोकसभा का प्रथम गठन होता है आपका 1952 ईस्वी में। 1952 ईस्वी में लोकसभा का प्रथम गठन किया जाता है दोस्तों। ठीक है, राज्यसभा का
प्रथम गठन कब होता है, तो इसका भी राज्यसभा का प्रथम गठन भी 1952 में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, संसद का सर्वोच्च कार्य क्या है, तो संसद का जो सर्वोच्च कार्य होता है वो कानून का निर्माण करना होता है। ठीक है, संसद का सर्वोच्च कार्य क्या होता है, तो कानून का निर्माण करना। ठीक है दोस्तों, भारतीय संसद किस प्रकार की है, तो भारतीय संसद जो होती है वो द्विसदनीय होती है। भारतीय संसद किस प्रकार होती है, तो द्विसदनीय होती है। ठीक है दोस्तों, इसमें कौन क्या क्या होता है, तो इसमें लोकसभा भी होता है और राज्यसभा भी होता है। राष्ट्रपति संसद का कौन सा अंग है, तो एक अनिवार्य अंग होता है। संसद जो है 3 लोगों से मिलकर बनता है। आपको बताया है कौन कौन से होते हैं, एक राज्यसभा होता है, एक लोकसभा होता है और एक राष्ट्रपति होते हैं। इन तीनों के मिलने से ही संसद का निर्माण होता है। और भारतीय संसद किस प्रकार की है, तो भारतीय संसद जो है 2 सदनीय होती है। 2 सदनीय है, लोकसभा भी होता है, इसमें राज्यसभा होती है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं अपने महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की तरफ। ठीक है, भाग 5 से जो संघ सरकार के अंतर्गत आता है, इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण अंग होते हैं, उन सभी अंगों को हम लोग सॉरी माफ करिएगा, कौन कौन से महत्वपूर्ण अनुच्छेद होते हैं, उन सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को हम लोग देखते हैं। तो जो अनुच्छेद 52 है, अनुच्छेद 52 ये क्या कहता है, भारत में एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, अनुच्छेद 52 कहता है क्या, कि भारत में क्या होगा, एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है दोस्तों, भारत में क्या होगा, एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52 कहता है। अब हम लोग पढ़ रहे हैं अध्याय 1 जिस कार्यपालिका इसके अंतर्गत आती है। ठीक है, अध्याय 1 तो अनुच्छेद 52 क्या कहता है, तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 क्या कहता है, तो अनुच्छेद 53 कहता है कि कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 53 कहता है। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रपति का चुनाव किसके अंदर किस अनुच्छेद में आता है, तो राष्ट्रपति का चुनाव जो है अनुच्छेद 54 में आता है, यानी 54 में आता है राष्ट्रपति का चुनाव। और अनुच्छेद 55 के अंतर्गत क्या आता है, तो राष्ट्रपति का चुनाव की पद्धति, राष्ट्रपति का चुनाव किस तरीके से होता है, तो एकल संक्रमणीय मत पद्धति के अनुसार किसका चुनाव होता है, तो राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो इसका जिक्र किस अनुच्छेद में कहा गया है, तो अनुच्छेद 55 में। तो राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति के बारे में जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 56 जो है राष्ट्रपति के का कार्यकाल से संबंधित है। अनुच्छेद 56 जो है राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है दोस्तों। अनुच्छेद 58 किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति के पद की योग्यता से संबंधित है। राष्ट्रपति के पद के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए वो किस में कहा गया, तो अनुच्छेद 58 में इसका जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है, राष्ट्रपति पे महाभियोग से संबंधित है। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित है। ये बहुत ही परीक्षाओं में अनेकों बार पूछा है। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रपति का चुनाव भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये राष्ट्रपति का कार्यकाल इसमें इम्पोर्टेंट। ठीक है दोस्तों, तो ये सभी अनुच्छेद जो है, जितने भी अनुच्छेद है सभी महत्वपूर्ण है, लेकिन इसमें भी जो टॉप के हैं ये हम 4 टिक कर दिए हैं। ये हमेशा ही परीक्षाओं में पूछते रहते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 63 किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 63 जो है बताया है आपको आगे कि अनुच्छेद 63 उपराष्ट्रपति से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, और अनुच्छेद 63 और एक चीज और जान लीजिए दोस्तों, अनुच्छेद 72 72 होता है ना, 72 अनुच्छेद 72 यह जो है ये राष्ट्रपति को शक्ति देता है कि आप किसी भी मुजरिम का, अगर आपको उसका फांसी की सजा हुई है तो आप उसकी फांसी की सजा को क्या कर सकते हैं, माफ कर सकते हैं। किस अनुच्छेद में कहा गया है, तो अनुच्छेद 72 में कहा गया है। अभी आगे हम बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो अनुच्छेद 64 किससे संबंधित है, तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। ठीक है, ये इसमें जिक्र किया गया है 64 में। तो अभी हाल ही में पता है आप लोगों को कि भारत के जो उपराष्ट्रपति जी थे भारत के, उन्होंने अपना क्या किया है, जगदीप धनखड़ जी, उन्होंने उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 66 जो है उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, तो उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद 66। अनुच्छेद 74 मंत्रिपरिषद की प्रावधान किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 74 में किसका जिक्र किया गया है, तो मंत्रिपरिषद का प्रावधान है। अनुच्छेद 75 में क्या किया गया है, तो मंत्रियों की नियुक्ति व कार्यकाल की संबंधित है, तो अनुच्छेद 75 यानी 75 में इसका जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 76 क्या कहता है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया
ठीक है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया किस अनुच्छेद में जिक्र किया गया है? तो 76 में किया गया है, ठीक है दोस्तों। अनुच्छेद 76 में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का जिक्र किया गया है दोस्तों। ये भी इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा, ठीक है। मंत्रिपरिषद भी इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 74 ठीक। और अनुच्छेद 79 संसद की संरचना संबंधित है, ठीक है। संसद की संरचना ये बताया था आप लोगों को आगे वाली मतलब कुछ समय पहले कि 79 में किसका जिक्र किया गया है? तो संसद का जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 80 में किसका जिक्र किया गया? तो राज्यसभा की संरचना का जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना का जिक्र किया गया है, ठीक है दोस्तों। अनुच्छेद 63 क्या कहता है कि संसद का कार्यकाल कैसे क्या होगा, उसका जिक्र किसमें किया गया है? तो अनुच्छेद 83 में किया गया है, 83 में किया गया है। अनुच्छेद 85 में किसका जिक्र किया गया है? तो अनुच्छेद 85 में संसद के सत्र स्थगन और विघटन से संबंधित है, ठीक है। अनुच्छेद 85 अर्थात 85 संसद के सत्र स्थगन और विघटन से संबंधित है। अनुच्छेद 86 राष्ट्रपति को संसद में संबोधित करने का प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 86 में राष्ट्रपति जो है संसद को संबोधित कर सकते हैं। अनुच्छेद 93 ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से संबंधित है। अनुच्छेद 93। अनुच्छेद 94 क्या कहता है? तो लोकसभा और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होगा, ठीक है। लोकसभा और लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होगा, ठीक है। तो अनुच्छेद 54 से ये थोड़ा सा लग रहा है इसमें कुछ लिखने में मिस प्रिंट हो गया है, ठीक है। इसको थोड़ा सा आप लोग इग्नोर करिएगा यहाँ पे, ठीक। अब आते हैं अनुच्छेद 100 पे। अनुच्छेद 100 जो है संसद के मतदान और निर्णय से संबंधित है। अनुच्छेद 100 संसद में मतदान और निर्णय से संबंधित है। और अनुच्छेद 5 क्या कहता है? ठीक है, अनुच्छेद 5 कहता है आपका कि संसद के सदस्यों की शक्तियां और विशेष अधिकार किसमें है? तो अनुच्छेद 105 में जिक्र किया गया है। संसद के सदस्यों की शक्तियां और विशेष अधिकार। अनुच्छेद 8 जो है 108, अनुच्छेद 108 संसद की संयुक्त अधिवेशन से संबंधित है। अनुच्छेद 110 मनी बिल से संबंधित है। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मनी बिल का अनुच्छेद कौन सा है? तो ये 110 है, ठीक है। अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है। वार्षिक वित्तीय विवरण अर्थात बजट से संबंधित है। अनुच्छेद 112। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है, ठीक है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है। और अध्यादेश क्या होता है? यह जो है एक इमरजेंसी बेस पर अगर किसी चीज को किसी का कानून बनाना है तो उस समय क्या करते हैं? राष्ट्रपति जी अध्यादेश जारी करते हैं, ठीक है। इसमें लोकसभा और राज्यसभा का परमिशन नहीं लिया जाता है अध्यादेश जारी करते समय, ठीक है। और यह जो होता है, ये जो अध्यादेश होते हैं यह 2 महीने के लिए ये मान्य होते हैं। और 2 महीने के बाद अगर संसद चाहे लोकसभा और राज्यसभा तो इस पे चर्चा करके इस पे कोई महत्वपूर्ण बिल को पास करके कानून बना सकती है, ठीक है। तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसमें है? तो अनुच्छेद 123 में है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद अध्याय 3 पे आते हैं। तो अध्याय 3 क्या है कि संघ का न्यायपालिका संबंधित है, ठीक है। संघ की न्यायपालिका संबंधित है। तो अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना संबंधित है, ठीक है। अनुच्छेद 124 क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना संबंधित है, ठीक है। अनुच्छेद 125 सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन से संबंधित है। अनुच्छेद 126 कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश से संबंधित है, ठीक है दोस्तों। अनुच्छेद 126 कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश से संबंधित है। अनुच्छेद 127 अंशकालीन न्यायाधीश संबंधित है, ठीक है। अनुच्छेद 129 सुप्रीम कोर्ट न्यायालय की अवमानना से संबंधित है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट न्यायालय की अवमानना से संबंधित कौन सा है? तो अनुच्छेद 129 है। अनुच्छेद 131 सर्वोच्च न्यायालय का मूल आधिकारिकता से संबंधित है। सर्वोच्च न्यायालय की मूल आधिकारिकता से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 131 है। अनुच्छेद 132 अपील का अधिकार है, ठीक है। अपील का अधिकार किससे है? किसमें जिक्र किया गया है? तो अनुच्छेद 132 में कहा गया है। अनुच्छेद 136 विशेष अनुमति याचिका से संबंधित है, ठीक है। अनुच्छेद 137 किससे संबंधित है? तो निर्णय की पुनर्विचार शक्ति से संबंधित है। निर्णय पर कोई भी अगर विचार
संसद सुप्रीम कोर्ट अगर दे दिया है तो उस पर पुनर्विचार करने की शक्ति अनुच्छेद 137 देता है सुप्रीम कोर्ट को। अनुच्छेद 141 सुप्रीम कोर्ट के निर्णय बाध्यकारी होंगे, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट वह जो चीज बोल दिया उसको मानना ही मानना है, यह किस में कहा गया है? तो अनुच्छेद 141 में कहा गया। अनुच्छेद 143 क्या है? तो राष्ट्रपति को परामर्श की शक्ति, अर्थात 143 के तहत 143 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति जी को परामर्श दे सकता है, ठीक है। परामर्श दे सकता है कि आपको यह कार्य इस तरीके से करवाना चाहिए या करना चाहिए, और यह परामर्श मानने के लिए राष्ट्रपति जी बाध्य नहीं है। उनका मानना होगा तो परामर्श मानेंगे और उनका मानना होगा तो नहीं मानेंगे। यह किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 143 में कहा गया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। उसके बाद अध्याय 4 पर आते हैं। तो भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, ठीक है। तो यह जो है अनुच्छेद 148 कैग अर्थात कॉम्पिलेटर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। कैग का जिक्र किसमें किया गया था? अनुच्छेद 148 में किया गया है। अनुच्छेद 149 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 149 जो है कैग के कर्तव्यों से संबंधित है। अनुच्छेद 151 किससे संबंधित है? तो कैग की रिपोर्ट जो है संसद में प्रस्तुत करेंगे, तो इसका जिक्र किसमें किया गया है? तो अनुच्छेद 151 में कहा गया है, ठीक है। कैग की रिपोर्ट संसद में। तो यहीं पे ये वीडियो मेरा समाप्त होता है, और जहां तक मुझे पता है कि ये वीडियो बहुत ही लंबा हो गया है, ठीक है दोस्तों। लेकिन ये जो अध्याय है मतलब भाग 5 सरकार संघ सरकार, ये काफी जो है बड़ा चैप्टर है। तो इसको एक जगह पे समराइज करना काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। और कम समय में बड़े चैप्टर को कवर करना बहुत बड़ी बात होती है। तो इसीलिए जहां तक मैंने कोशिश किया है कि इस वीडियो को छोटा रखा जाए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया, फास्ट ट्रैक रिवीजन में अगर ये आपको मदद कर रहा है, तो आप इसको लाइक कर दीजिए, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है दोस्तों। और इस चैनल को आप ही लोगों की वजह से चल रहा है, ठीक है। अगर आप लोग जो भी कमेंट करना चाहते हैं, आप लोग इस पर कमेंट कर सकते हैं, और जो भी गलत हो किस तरीके से और अच्छे तरीके से हम लोग इस वीडियो को बना सकते हैं। तो यहीं पे मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।